नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में हरकोट बट्टर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति से युवाओं के रचनात्मक कौशल में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास और शांति पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से शुरू हो रहे 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान में शासनाध्यक्षों की शंघाई सहयोग संगठन परिषद की 20वीं बैठक में भाग लेंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला आज मुंबई स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 119 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जारी और भुवनेश्वर में पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप में कल रात फ्रांस ने मौजूदा चैंपियन भारत को 5-4 से हराया। भारत आज शाम कनाडा से खेलेगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपसे अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। सावधानी के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। इस हवाई अड्डे का विकास संपर्क बढ़ाने और अत्याधुनिक विमानन क्षेत्र सृजित करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। जेवर में नया एयरपोर्ट व्यापक निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक वृद्धि की गति तेज करने तथा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इससे अनेक उद्यमों के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। ये हवाई अड्डा उत्तर भारत के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार होगा। इसमें रेलवे स्टेशन, बस सेवा और निजी पार्किंग सहित बहुमाध्यम परिवहन केंद्र की व्यवस्था होगी। हवाई अड्डा व्यापक रूप से सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से जुड़ा होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये देश का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त एयरपोर्ट होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के यात्री इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर लाने में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में पहली बार किसी हवाई अड्डे में मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र की व्यवस्था होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश में लागू की जा रही नई शिक्षा नीति से युवाओं के रचनात्मक कौशल में सुधार होगा और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसंधान और वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए एसबीटीयू में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विजन के अनुरूप है और नई शिक्षा नीति देश को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपति कानपुर में हरकॉर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहां मैंने देखा है कि हमारी बेटियों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहता है और ऐसे मौके पर मैं बेटियों से जरूर अनुरोध करता हूं कि आपकी तालियां बजनी चाहिए क्योंकि वो आपको ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारी बेटियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। मुझे बताया गया है कि हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी में तो छात्र छात्रा का अनुपात लगभग बराबर है, लेकिन बीटेक और एमटेक में छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कम है। आज समय की जरूरत है कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और ढांचागत विकास केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। पूर्वोत्तर के सशक्तिकरण पर भारतीय वाणिज्य परिसंघ को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य 3 सिद्धांतों सहानुभूति, सशक्तिकरण और सक्षम के साथ समृद्ध होंगे। श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में राजनीतिक स्थिरता और शांति बनी हुई है और सभी राज्य सरकारों ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वहां चुनाव शांतिपूर्ण हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को सशक्त बनाने और वहां विकास को मजबूती देने के लिए निवेश करने का समय आ गया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा 7 साल के अंदर आमूलचूल परिवर्तन, बड़ी बड़ी योजनाएं आज पूर्वोत्तर की मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में हम फिर से जनादेश लेने जाएंगे। पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। पूर्वोत्तर के 8 में से 7 स्टेट रेल से जुड़े हुए और ढेर सारे नेशनल हाईवे बनाने का काम किया है। अरुणाचल के अंदर और 1200 करोड़ लगाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रख दी है। इस समय वे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। नंदगोपाल गुप्ता जी, अनिल शर्मा जी, धर्मसिंह सैनी जी, अशोक कटारिया जी, श्री जी.एस. धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री भोला सिंह जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में
हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं होते। 13वां एशियाई यूरोप शिखर सम्मेलन आज से वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन की बैठक का विषय है साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें सभी 51 सदस्य देशों तथा आसियान और यूरोपीय संघ के भाग लेने की उम्मीद है। ये शिखर सम्मेलन एशिया यूरोप बैठक की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की मेजबानी बैठक के अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन परिषद की 20वीं बैठक आज कजाकिस्तान की अध्यक्षता में नूर सुल्तान में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वर्चुअल माध्यम से हो रही इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शासनाध्यक्षों के शंघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक वार्षिक रूप से होती है और इसमें संगठन के व्यापार और आर्थिक कार्यसूची पर विचार विमर्श होता है तथा वार्षिक बजट का अनुमोदन किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज महाराष्ट्र के नहावा शेवा के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। वे वहां सीमा शुल्क विभाग द्वारा व्यापार सुगमता के क्षेत्र में शुरू की गई पहल, प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग और मानव संसाधन के उपयोग तथा राजस्व सृजन की समीक्षा करेंगी। श्रीमती सीतारामन नहावा शेवा गेटवे टर्मिनल पर नियंत्रण कक्ष सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्योगों को आश्वासन दिया है कि सरकार रसायन और पेट्रो रसायनों के विनिर्माण के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने में उनकी पूरी मदद करेगी। श्री मांडविया आज नई दिल्ली में भारत को रसायन और पेट्रो रसायनों के विनिर्माण का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने के बारे में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति से युवाओं के रचनात्मक कौशल में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास और शांति पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से शुरू हो रहे 13वें एशियाई यूरोप शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान में शासनाध्यक्षों की शंघाई सहयोग संगठन परिषद की 20वीं बैठक में भाग लेंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला आज मुंबई स्थित
नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 119 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जारी और भुवनेश्वर में पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप में कल रात फ्रांस ने मौजूदा चैंपियन भारत को 5-4 से हराया। भारत आज शाम कनाडा से खेलेगा। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वीला आज भारतीय नौसेना में शामिल की गई। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में मुंबई में इसका जलावतरण किया गया। इस अवसर पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के बीच सामरिक सामंजस्य का प्रतीक है। नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि आईएनएस पनडुब्बी परिचालन के समूचे परिदृश्य को अंजाम देने में सक्षम है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की बैठक आयोजित कर रहा है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और खाद्य मंत्रियों के साथ सामुदायिक रसोई और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 119 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 90,27,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 9,119 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 10,264 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत मध्य प्रदेश में कल देर रात तक 18,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में इस वर्ष दिसंबर के अंत तक पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेगा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 12,412 टीकाकरण केंद्रों के साथ स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमों ने खेतों में काम करने वाले किसानों, निर्माण स्थल पर काम करने वाले श्रमिकों और सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों का भी टीकाकरण किया। टीकाकरण महाअभियानों की श्रृंखला में अगला अभियान 1 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। राज्य में अब तक 8 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें से 5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक, जबकि 3 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। पूजा अभिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। नूर नूरानी लेकर आया, इश्क इलाही जलवा दिखाया। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी और शिक्षाविद साधु वासवानी को याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के शुरुआती समर्थक वासवानी ने कई प्रतिष्ठित कॉलेजों के प्रिंसिपल के रूप में काम किया और बाद में मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित किया। वो एक विशाल परिमाण में रचना करने वाले लेखक भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा सिंधी में कई किताबें लिखी। किस चीज की कमी पे खत लिखी भेजना में हो, खत लिखी डाक खाने भी पीना गैर के हाथ बढ़ावना नहीं।
साधु वासवानी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध क्षेत्र में हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वासवानी ने अपनी मां से भगवान और मनुष्य की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की अनुमति मांगी, लेकिन वो नहीं मानी तो वासवानी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में इतिहास और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। कलकत्ता में वासवानी को अपने गुरु श्री प्रमोथोलाल सेन मिले। जुलाई 1910 में वासवानी अपने गुरु के साथ विश्व धर्म कांग्रेस में भाग लेने के लिए बर्लिन गए। सम्मेलन में वासवानी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया और शांति का संदेश दिया। वासवानी उस समय के थे जब औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के संघर्ष के रूप में देशभक्ति अपने चरम पर थी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी के रूप में काम करते थे। उन्होंने देश के युवाओं को मातृभूमि की सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करने वाली कई पुस्तकें लिखी। इनमें शामिल हैं बिल्डर्स ऑफ टुमारो, माई मदरलैंड और इंडिया अराइजन। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को औपनिवेशिक शासक को सत्ता से बेदखल करने के अलावा अन्य रूप में भी देखा। उनके लिए इसमें भारत का आध्यात्मिक उत्थान भी शामिल था, ताकि जनता को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके और प्रत्येक मानव गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। लोगों के हित कारण जग में प्रीतम आप पधार्या, लोगों के हित कारण जग में प्रीतम आप पधार्या। साधु वासवानी अपने समय से बहुत आगे थे। जब देश ब्रिटिश राज से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और महिलाएं घर तक ही सीमित थीं, तब उन्होंने महिलाओं के उत्थान और चरित्र निर्माण में योगदान करने वाली एक आदर्श और विश्व स्तरीय शिक्षा की बात की। 1933 में मीरा स्कूल फॉर गर्ल्स का उद्घाटन हुआ और इस स्कूल ने मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन की आधारशिला रखी। नैनों में एक नाम तुम्हारी, हृदय में प्रभु मूरत प्यारी, मंदिर मस्जिद और शिवाला, प्रेम का दीदार कराया। साधु वासवानी 16 जनवरी 1966 को 86 वर्ष की आयु में दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन पर विश्व भर में शोक की लहर छा गई। हम इस महान भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवादी को नमन करते हैं, जिन्होंने न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए बल्कि भारतीयों की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए भी काम किया। दिल भरी आज हम प्रसिद्ध कवि, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी दूला भाया काग को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1902 को गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। काग को भक्ति गीतों के साथ साथ गांधीवादी दर्शन और भूदान आंदोलन पर आधारित गीतों से युक्त 8 खंडों वाली काग वाणी प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी और विनोबा भावे के लिए स्तुति भी लिखी। 1962 में काग को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2 फरवरी 1977 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। काग हालांकि स्वयं प्राथमिक स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन उनकी कविताएं आज भी प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक में शामिल की जाती हैं। 25 नवंबर 2004 को डाक विभाग ने काग की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज सवेरे भारतीय पैनोरामा खंड के फीचर फिल्म श्रेणी में तमिल फिल्म कूझंगल प्रदर्शित की गई। फीचर फिल्म में संस्कृत फिल्म भगवत युगम दिखाई जा रही है। गैर फीचर श्रेणी में भारत प्रकृति का बालक हिंदी में दिखाई गई। ऑक्साना करस द्वारा निर्देशित रूसी फिल्म डॉक्टर लीजा को ब्रिक्स फिल्म समारोह के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया। हैंग सेंग-सू द्वारा निर्देशित दक्षिण कोरियाई फिल्म इंट्रोडक्शन की आज विशेष स्क्रीनिंग की गई। फिल्म का इस साल मार्च में 71वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वर्ल्ड वाइड प्रीमियर हुआ था, जहां इसने सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के लिए सिल्वर बियर अवार्ड जीता था। 나 너무 떨어져 있는 거 싫어. 나도 그래. 뭐하러 여기로 온 거야? 여기 뭐가 있다고. 공부하러 온 거잖아. महोत्सव में निर्देशक सुमित्रा भावे और फिल्म संपादक वामन भोसले को आज विशेष श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फिल्म वास्तु पुरुष प्रसारित की गई। ये एक मराठी फिल्म है। फिल्म को 50वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म से सम्मानित किया गया था। 40वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म ने 8 पुरस्कार जीते थे। या वाड्यात गुप्त खजिना आहे, खानून तो बाहेर काढायला पाहिजे। आज आपण भास्करला लंडनच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवू। कुठं त्या खजिन्याची आस लावून घेत आहे? आईसीएफटी गांधी यूनेस्को पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल 2 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में व्हेन पोमाग्रेनेट हाउल और कमिटमेंट हसन भी आज प्रसारित की गईं। इफ्फी डेस्क से दीपमाला कौशिक, आकाशवाणी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 180 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भुवनेश्वर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में कल रात वर्तमान चैंपियन भारत को फ्रांस से हार का सामना करना पड़ा। कलिंग स्टेडियम में कल प्रतियोगिता के पहले दिन फ्रांस ने भारत को 5-4 से हराया। आज भारत का मुकाबला कनाडा से और शनिवार को पोलैंड से होगा। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि चेन्नई में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। लेह, गिलगित में बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में हरकोट बट्टर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति से युवाओं के रचनात्मक कौशल में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास और शांति पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से शुरू हो रहे 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे।
विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कजाकिस्तान में शासनाध्यक्षों की शंघाई सहयोग संगठन परिषद की 20वीं बैठक में भाग लेंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS वेला आज मुंबई स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 119 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भुवनेश्वर में पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप में कल रात फ्रांस ने मौजूदा चैंपियन भारत को 5-4 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।